जय हिंद डियर ऑल। आज हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने स्टार्ट करी थी जेंडर साइंसेस की। आज बेसिकली हम हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। हिस्ट्री में अभी तक हमने जो पढ़ा उसके आगे का आज कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा हिस्ट्री का डिवीजन, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट के 3 पार्ट्स, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्री में फर्दर 3 पार्ट्स, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, स्टोन एज। उसके बाद स्टोन एज के बाद हमने पढ़ा प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। प्रोटो हिस्ट्री के बाद हमने इंडस वैली के बाद मतलब हमने वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ लिया था। ये अगर आपको रिवाइज करना है तो आप पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। वैदिक कल्चर के बाद का आज हम आगे का स्टार्ट करेंगे। वैदिक कल्चर के बाद स्टार्ट होता है पोस्ट वैदिक पीरियड। वैदिक कल्चर जो है बेसिकली वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक चलता है। 600 बीसी में वैदिक कल्चर जो है, उसके बाद पोस्ट वैदिक एज स्टार्ट हो जाती है 600 बीसी से। पोस्ट वैदिक एज में क्या होता है, महाजनपदास का फॉर्मेशन होता है। महाजनपदास क्या थे? जन मतलब लोग, जनपद मतलब कि ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब लोग जहाँ रहा करते थे उसको ह्यूमन सेटलमेंट जो होती थी उसको जनपद कहा जाता था। जब ये जनपद बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते थे उनको महाजनपद कहा जाता था। क्या था एक्चुअल में, उस टाइम पे एशियन टाइम्स में इंडिया यूनाइटेड हुआ करता था। जो अभी आप पाकिस्तान देखते हैं, अफगानिस्तान देखते हैं, बर्मा, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये सब पूरा इंडिया का पार्ट हुआ करता था। उस टाइम पे इंडिया यूनाइटेड था, अखंड भारत कहा जाता था उसको। तो उस टाइम पे जो पूरा भारत का जो यूनाइटेड इंडिया का जो एरिया था वो 16 महाजनपदों में टूटा हुआ था। वहाँ 16 राजा राज करते थे। 16 महाजनपद जो थे, इनके बारे में हमें पता कैसे चला कि 16 महाजनपद हुआ करते थे और ये सब चीज़ें थी? 3 बुक्स हैं बेसिकली। बुद्धिज्म कल्चर की 2 किताबें हैं, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, एंड जैनिज्म कल्चर की 1 बुक है, भगवती सूत्र। इन तीनों बुक्स में इन 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन किया गया है। बताया गया है कि कौन कौन से उनके नाम दिए गए हैं, वो जिस प्लेस पे अभी मॉडर्न टाइम्स में जो प्लेस है उसमें वो कहाँ पे लाई करते थे, उनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी। ये तीनों किताबों में लिखा हुआ है। थोड़े बहुत नाम में डिफरेंसेस है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। तो इन बुक्स से हमें पता चलता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। मतलब ये बेसिकली प्रूफ है। 16 महाजनपदों में कुछ महाजनपद ऐसे थे जो मोनार्कल हुआ करते थे, मतलब कि वहाँ राजा रानी का शासन चलता था। कुछ ऐसे महाजनपद थे जहाँ पे मोनार्क भी थे और रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन भी था, कि मतलब राजा रानी तो थे बट वहाँ पे संविधान भी हुआ करता था। ऐसे महाजनपद थे। ये जो 16 महाजनपद थे, इनके नाम जैसे कि गांधार हुआ करता था, मगध हुआ करता था, वैशाली वज्जी हुआ करता था, क्षेति हुआ करता था, कौशल हुआ करता था, अवंती हुआ करता था। ये सारे 16 महाजनपद हैं और भी हैं। इन सारे महाजनपदों की इनकी कैपिटल्स को एक बार आप देख लीजिएगा किसी भी बुक से, मतलब हर बुक में होती है। ये जो महाजनपद थे, अब इनके बीच में मतलब थ्रोन के लिए, सत्ता के लिए, पावर के लिए जो बैटल्स हुई वो हम आज पढ़ेंगे। आज बेसिकली हम तीन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, हरिंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी। ये जो 3 डायनेस्टीज हैं, मतलब बेसिकली जो 16 महाजनपद थे ना, इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम था मगध का किंगडम। मगध का किंगडम जो था उसके पावरफुल होने के पीछे रीज़न क्या था? मगध जो है अभी मॉडर्न डेज में आप देखेंगे तो जो बिहार वाला एरिया पड़ता है, बिहार झारखंड वाला, यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। पावरफुल होने के पीछे रीज़न क्या था? जो बिहार वाला जो एरिया, मगध का जो किंगडम था, गंगा नदी के मतलब बैंक्स में लाई करता था। गंगा नदी का जो एरिया है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। एल्यूवियल सॉइल को हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल लैंड की अवेलेबिलिटी की वजह से वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी, फार्मिंग बहुत अच्छी होती थी, अनाज सरप्लस में उगता था। इसके अलावा बिहार, जो मगध का किंगडम जो हुआ करता था, बिहार झारखंड वाले एरिया में आपने पढ़ा होगा, वहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है। वहाँ पे आयरन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, आयरन सरप्लस में था। आयरन का यूज़ उन्होंने खेती के लिए जो इक्विपमेंट्स बनते थे, कुल्हाड़ी, बहुत सारी दराती एक्सेट्रा होती हैं, उनसे खेती करने के लिए उन्होंने इक्विपमेंट्स बनाए। बैटल्स जो लड़ी उसके लिए भी हथियार चाहिए, तलवार और जो भी उस टाइम पे भाले एक्सेट्रा जो भी होते थे, रथ होते थे, उन सब में आयरन का यूज़ होता है। तो उस आयरन ने इनको बैटल्स में भी हेल्प दी, इनको फार्मिंग में भी हेल्प दी। अब इनके पास सब कुछ था, मतलब कि ये जो 2 फैक्टर्स थे इन्होंने मगध को विक्टोरियस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और भी ऐसा बताया जाता है कि जैसे जो बाकी किंगडम्स थे वहाँ पे जो राजा हुआ करते थे वो रथ से और घोड़ों से लड़ाई लड़ते थे। जो मगध के जो राजा थे वो हाथियों का यूज़ करते थे लड़ाई में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मगध जो है वो विक्टोरियस हुआ। मगध में
ये सारी डायनेस्टी जो अभी मैंने बताई, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी, ये सारी मगध की डायनेस्टीज हैं। इन डायनेस्टीज के कॉन्टेम्प्रेरीली चलता है बुद्धिज्म और जैनिज्म। जैसे कि जो गौतम बुद्ध है उनका बर्थ जो है वो 463 बीसी में हुआ था, सॉरी 563 बीसी में हुआ था, एंड फिर 540 बीसी में जो है वो जैनिज्म स्टैब्लिश हुआ। तो ये सारे कॉन्टेम्प्रेरी चलते हैं। उसके बाद बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ साथ जो हर्यंक डायनेस्टी जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसका जब स्टैब्लिशमेंट हुआ था तो इसी टाइम पे भारत में पहला फॉरेन इन्वेजन जो हुआ था वो हुआ था किंग डेरियस के थ्रू। तो वो भी इसी टाइम पे हुआ था। वो सब आज हम मतलब बुद्धिज्म जैनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इतना हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डायनेस्टीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मगध की किंगडम में आती है हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी 544 बीसी से स्टार्ट होती है एंड 412 बीसी तक चलती है। हर्यंक डायनेस्टी को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रूलर्स थे वो अपने पिता की हत्या करके राजा बनते हैं। जैसे कि हर्यंक डायनेस्टी के जो संस्थापक थे जिन्होंने स्टैब्लिश करी थी डायनेस्टी, वो थे बिंबिसार। इनका रेंज चलता है 544 बीसी से 492 बीसी तक। बिंबिसार जो किंग थे इनको श्रोनिक और सेनिय भी कहा जाता है। श्रोनिक इनका निकनेम था। सेनिय का मतलब क्या है कि इंडिया के फर्स्ट ऐसे किंग थे जिन्होंने एक रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी स्टैब्लिश करी थी। मतलब कि इनके पास एक स्थायी सेना हुआ करती थी। इसके बाद ये गौतम बुद्धा के कॉन्टेम्प्रेरी थे। इन्होंने 3 शादियां करी थी। 3 शादियां लिच्छवी के राजा चेतक की बेटी से। उसके अलावा एक मद्रा नाम की प्लेस थी, वहाँ के राजा की बेटी खेमा से शादी करी थी। और एक करी थी कौशल के राजा थे प्रसन्नजीत, उनकी बहन से शादी करी थी। जो कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन से जब इन्होंने शादी करी थी तो इनको काशी का कुछ हिस्सा डाउरी के रूप में, दहेज के रूप में मिल गया था। जब ये बिंबिसार ने किंगडम स्टैब्लिश किया, मगध का एम्पायर स्टैब्लिश किया, तो इन्होंने जो कैपिटल बनाई वो राजगृह को बनाई। अभी मॉडर्न टाइम में बिहार में लाई करता है अभी इसका नाम राजगीर है। उस टाइम पे राजगृह नाम हुआ करता था। राजगृह शहर की स्थापना इन्होंने करी, उसको अपना कैपिटल बनाया। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे अवंती एक महाजनपद हुआ करता था, वहाँ पे प्रद्युत डायनेस्टी का रूल था। तो प्रद्युत डायनेस्टी के जो राजा थे उस टाइम के, उनको जॉन्डिस हो गया था। तो इन्होंने एक इनके फिजिशियन थे जीवक नाम के, उनको भेजा था हेल्प के लिए। तो ये सारी चीज़ें इनकी रेंज में आती हैं। इनके बेटे थे बिंबिसार के अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है वो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करते हैं और राजा बनते हैं। अजातशत्रु का जो रेन है वो 492 बीसी से 460 बीसी तक चलता है। अजातशत्रु एक बहुत एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं, मतलब उसके लिए अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए। तो अजातशत्रु जो है वो मतलब उन्होंने सबसे पहले जो उनके मामा थे प्रसन्नजीत, क्योंकि बिंबिसार ने प्रसन्नजीत की बहन से शादी करी थी ना, कौशल के राजा थे प्रसन्नजीत, उनकी बहन से शादी करी थी। तो वो अजातशत्रु के मामा जी लगे। तो उन्होंने अपने मामा जी प्रसन्नजीत को उनको किल किया, अपने मैटरनल अंकल को। और जो काशी था, पूरे काशी पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। काशी को बेसिकली मगध में मतलब मिला लिया। उसके बाद उन्होंने हमला किया वज्जी पे। वज्जी एक महाजनपद हुआ करता था जिसकी कैपिटल थी वैशाली। वज्जी पे हमला किया, लेकिन वज्जी जो है वहाँ पे मतलब कि लगभग 16 ईयर्स तक बैटल चलती रही, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। लास्ट में उन्होंने क्या किया, अपने 2 मंत्रियों को वैशाली में भेजा। वहाँ पे पीपल के बीच में डिस्कॉर्ड के सीट्स, मतलब डिसएग्रीमेंट, फूट डालना जो होता है वो उन्होंने किया, और उसके थ्रू उन्होंने वैशाली को जीता। ऐसा कहा जाता है कि वैशाली मतलब वज्जी और मगध के बीच में जो बैटल हुई थी उसमें 2 इक्विपमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, जिसकी वजह से मगध जीता था। वो 2 इक्विपमेंट्स थे रथमुशाला एंड महाशिला कंटकम। रथमुशाला क्या होता है, एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, बाहुबली, उसमें आपने देखा होगा कि जो रथ होते थे कुछ के आगे चॉपर्स लगे हुए होते थे, है ना, जो मतलब ब्लेड्स से जो घूमते रहते थे। तो वो जो होता है उसको रथमुशाला कहा जाता है। एंड महाशिला कंटकम, शिला मतलब पत्थर, महाशिला बहुत बड़े बड़े पत्थर। तो जो बहुत बड़े बड़े पत्थरों को थ्रो करने वाली जो मशीन होती थी ना, वो भी उस मूवी में दिखाई हुई है, उसको महाशिला कंटकम कहा जाता था। तो इनका यूज़ किया एंशियंट टाइम्स में मगध ने, जिसकी वजह से वो वैशाली को जीत पाए। तो अजातशत्रु के रेन में कौशल और वैशाली, वज्जी मगध में मिल चुके थे। अजातशत्रु ने राजगीर की स्थापना तो बिंबिसार ने करी थी, बट राजगीर का जो फोर्ट था वो अजातशत्रु ने बनवाया। इसके अलावा उन्होंने एक जलदुर्ग बनवाया था, गंगा नदी के किनारे एक गांव पड़ता है पटली, वहाँ पे एक जलदुर्ग उन्होंने बनवाया था। अजातशत्रु के बेटे थे उदयन। अब अजातशत्रु ने क्योंकि अपने पिता को मारा तो फल तो मिलना ही था, तो उनके जो बेटे थे उदयन,
उन्होंने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करी और वो राजा बने। 460 बीसी से 440 बीसी तक उदयन का रेंज चलता है। उदयन जो थे उन्होंने राजगृह जो है उसकी मतलब उससे कैपिटल चेंज करके उन्होंने एक नई सिटी स्टैब्लिश करी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया। मतलब राजगृह जो है मगध की फर्स्ट कैपिटल थी, पाटलिपुत्र सेकंड थी। पाटलिपुत्र मॉडर्न डेज में जो बिहार की राजधानी है कैपिटल पटना उसको कहा जाता है, मतलब एंशिएंट नाम पटना का पाटलिपुत्र है, वो उस टाइम पे उन्होंने राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र जो है बेसिकली गंगा नदी और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस पे है। सोन नदी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी सहायक नदी को कहा जाता है, जो छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में आगे मिलती हैं, तो कॉन्फ्लुएंस संगम होता है जहाँ पे वो नदी दोनों मिलती हैं, गंगा और सोन नदी, वहाँ पे पाटलिपुत्र शहर बसा हुआ है। उदयन का मतलब उन्होंने ये किया। फिर उदयन के बाद 3 और रूलर्स आए, अनिरुद्ध, मुंडा एंड नागदशक। ये तीनों ही रूलर्स वीक रूलर्स थे, उतने अच्छे से जो एम्पायर था मगध का, जो किंगडम था, उसको हैंडल नहीं कर पाए। तो फिर मतलब जो है 412 बीसी में क्या होता है, लास्ट रूलर जो थे हरेंग डायनेस्टी के नागदशक, इनका रूल चल रहा था, तो ये हैंडल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वीक रूलर थे। तो जो मगध की जो जनता थी उन्होंने जो नागदशक थे इनके एक मंत्री हुआ करते थे शिशुनाग, नागदशक को मतलब राजा के पद से हटा के शिशुनाग को राजा बना दिया। यहाँ से स्टार्ट होती है एक नई डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी जो है इसमें स्टैब्लिश तो उन्होंने की थी शिशुनाग ने। शिशुनाग जो है इन्होंने सबसे पहले राजा बनते ही क्या किया, जो अवंती का जो महाजनपद था, अवंती का जो किंगडम था, वहाँ जो प्रद्युम्न डायनेस्टी रूल करती थी, प्रद्युम्न डायनेस्टी के राजा पे मतलब हमला किया और विक्टोरियस मगध ही हुआ, और जो अवंती का किंगडम था उसको भी मगध में मिला लिया। उसके बाद शिशुनाग के बाद इनके मतलब शिशुनाग डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर आते हैं कालाशोक। इनके रेन में ऐसा तो कुछ खास स्पेशल नहीं हुआ, बट हाँ इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में स्टैब्लिश करवाई थी 383 बीसी में, इसलिए कालाशोक का टाइम जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो है 344 बीसी तक मतलब जो है 412 बीसी से 344 बीसी तक ये वाला जो है शिशुनाग डायनेस्टी चलती है। 344 बीसी से जो शिशुनाग डायनेस्टी है इसको खत्म करके एक नई डायनेस्टी आती है मगध में, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जो है महापद्मानंद ने स्टैब्लिश करी थी। महापद्मानंद जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा ये जो नंदा डायनेस्टी थी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक तो नहीं चली, 344 बीसी में स्टैब्लिश हुई थी, 323 बीसी में ये खत्म हो गई थी। इसके बाद फिर मौर्यन एम्पायर आता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल हुआ करती थी। जो ये थे ना महापद्मानंद जो थे, इनको पुराणों में सर्वशत्रंतक कहा गया है, पाली टेक्स्ट में इनको उग्रसेन कहा गया है, पुराणों में इनको एकरथ नाम से भी जाना जाता है। इनका मतलब क्या होता है, सर्वशत्रंतक मतलब कि सर्व शत्रंतक, शत्र मतलब क्षत्रिय, सर्व शत्रंतक मतलब सभी क्षत्रियों को खत्म करने वाले। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि इनके टाइम पे और जितने भी राजा हुआ करते थे सबको धीरे धीरे करके इन्होंने जीत लिया था और बहुत बहुत मतलब एक्सपेंड कर दिया था मगध के एम्पायर को। एकरथ मतलब कि सोल मोनार्क, एक राजा, कि मतलब अकेले वही राजा हुआ करते थे। उग्रसेन मतलब कि उग्र, बहुत ज्यादा उग्र सेना थी इनके पास, बहुत बड़ी सेना थी। तो ये सारे इनके नाम है। महापद्मानंद के 8 बेटे जो थे वो एक एक करके मतलब महापद्मानंद के बाद धीरे धीरे करके वो मतलब रूल करते हैं। सबसे लास्ट में आता है धनानंद। धनानंद जो थे उन्होंने भी मतलब इन सब ने एम्पायर को एक्सपेंड ही किया, मगध के किंगडम को और ज़्यादा मतलब प्रोस्पेरस बनाया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। सबसे लास्ट में आता है धनानंद। धनानंद जो है मतलब ऐसा बताया जाता है कि जो ग्रीक टेक्स्ट है उनमें जो एग्रामीज और जेंड्रमीज नाम के जो किंग के बारे में जिक्र किया जाता है, तो वो धनानंद के बारे में ही कहा जाता है। धनानंद का जब रूल चल रहा था तो इसी टाइम पे इंडिया में इन्वेजन हुआ था अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर सिकंदर 326 बीसी में है, तो उस टाइम पे धनानंद का रूल था। धनानंद जो रूल करते हैं मतलब कि 323 बीसी तक इनका रूल चलता है। फिर उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य के साथ मिलके और ये जो है धनानंद ने ही बेसिकली जो आचार्य चाणक्य थे उनकी बेइज्जती करी थी और मतलब उनको इंसल्ट करके अपने मतलब दरबार से बाहर निकाल दिया था, वो सब कुछ हुआ था। उसके बाद आचार्य चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके और पूरा वो नंद डायनेस्टी जो है उसको हटाते हैं। तो वो मौर्यन एम्पायर बहुत लंबा है, उसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो वो थोड़ा लंबा है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी इसमें इस टाइम पे क्योंकि किंग बिम्बिसार के टाइम पे किंग डेरियस का अटैक हुआ था और धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर का, तो वो फॉरेन अटैक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब बिम्बिसार का रूल चल रहा था मगध के किंगडम में, तो उस टाइम पे इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया यूनाइटेड था,
तो सिंध जो है मतलब सिंध पाकिस्तान में आता है ना, उसके वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में जो एरिया था वहाँ पे किंग डेरियस एक थे, अभी मतलब पर्सिया के राजा थे। पर्सिया अभी मॉडर्न टाइम में जो ईरान है ना वहाँ पे उस एरिया में लाई करता है। तो वहाँ के राजा थे मतलब मैकडोनियन किंग कहा जाता है उनको। तो वो थे डेरियस वन, उनको दर्याबाहु हिंदी में कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले जो भारत में जो फॉरेन इन्वेजन हुआ था वो किया था 518 बीसी में। जो किंग डेरियस का इन्वेजन था मतलब कि पर्शियन एम्पायर में 28 प्रोविंस हुआ करते थे, जिसमें से 20वां प्रोविंस जो था वो बना ये जो मतलब इन्होंने जो जीता जो इंडिया पे अटैक किया, तो वो बहुत फर्टाइल लैंड थी वो मतलब उन्होंने जीत ली। और फिर मतलब ये था कि जो फर्स्ट इन्वेजन था इंडिया पे, तो उसके बाद मतलब जो है वेस्टर्न वर्ल्ड को और जो मतलब पूरा जो था ना बाकी जो वर्ल्ड था, उस टाइम पे किसी को नोन नहीं था कि इंडिया जो है इतना ज़्यादा प्रोस्पेरस है, वहाँ पे इतना कुछ है। मतलब ऐसा बताया जाता है कि जो मगध एम्पायर था जब धनानंद के टाइम पे, यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि 30,000 इनके पास हाथी हुआ करते थे, 20,000 रथ हुआ करते थे, 2 लाख की इनके पास इन्फेंट्री थी मतलब पैदल सेना जो होते हैं, कैवेलरी हुआ करती थी 20-30 हज़ार, मतलब बहुत घुड़सवार जो कैवेलरी होती है 20-30 हज़ार की घुड़सवार सेना थी, बहुत ज़्यादा मतलब। और मगध के अलावा भी बहुत मतलब पावरफुल किंगडम्स इंडिया में, हर चीज़ की, अनाज की मतलब सरप्लस, हर चीज़ प्रोस्पेरस था इंडिया बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ जो है जब किंग डेरियस का इन्वेजन हुआ तो उसके बाद जो है कि मतलब मगध का और इनका ट्रेड होने लग गया आपस में। तो उससे इनको पता चला कि इंडिया जो है कितना प्रोस्पेरस है। एंड बाय किंग डेरियस जो पर्शियन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर के थ्रू बाकी वर्ल्ड को बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड और जो भी है इन सबको पता चला इंडिया के प्रोस्पेरिटी के बारे में। और धीरे धीरे करके मतलब जो इंडिया पे फॉरेन इन्वेजन हुए, अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ, ये सब इसी के वजह से, क्योंकि इनको पता चला कि इंडिया इतना प्रोस्पेरस है। तो इसको जीतने के लिए सबके मन में मतलब वो हुआ कि हम इंडिया को विन करेंगे, इंडिया पे मतलब रूल करेंगे। तो उसकी वजह से जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए उनका मतलब यही था कि यहाँ से किंग डेरियस के इन्वेजन से ये बात फैली कि इंडिया बहुत ज़्यादा समृद्ध है। किंग डेरियस के इन्वेजन के साथ भारत में आई खरोष्टी स्क्रिप्ट। खरोष्टी स्क्रिप्ट बेसिकली जैसे अरेबिक लिखते हैं ना, अरेबिक स्क्रिप्ट जो लिखते हैं तो उसी तरीके से मतलब ऐसे राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है ना। बाकी जो इंग्लिश हिंदी है वो हम ऐसे लिखते हैं ना लेफ्ट से राइट की तरफ। खरोष्टी और अरेबिक जो है वो इस तरीके से लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, ठीक है। खरोष्टी स्क्रिप्ट आई। उसके अलावा मतलब जो है पर्शियन एम्पायर का जो भी मतलब ये है कि हम थोड़ा मॉडर्न एम्पायर में मतलब इसका जो इफेक्ट है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा ठीक है 4th सेंचुरी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो ईरानियन एम्पायर जो था इसके साथ साथ ईरानियन एम्पायर, तो पर्शियन एम्पायर तो वही था। इसके अलावा जो मकदूनिया का जो ग्रीक रूलर्स जो थे जिसमें अलेक्जेंडर आता है, तो इन दोनों के बीच में ना वर्ल्ड को कॉन्कर करने की, पूरे वर्ल्ड को जीतने की एक होड़ मची हुई थी कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। तो किंग अलेक्जेंडर जो थे वो फिलिप राजा थे वहाँ के ग्रीक के, उनके बेटे थे। 20 साल की उम्र में ही वो राजा बन गए थे। तो उनका सपना था कि मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करूँ। और इसके चक्कर में मतलब जो है ईरानियन एम्पायर में और ये अलेक्जेंडर का जो एम्पायर था मकदूनियन एम्पायर, दोनों में बैटल्स चल रही थी। 4th सेंचुरी में जो है अलेक्जेंडर के रूल के अंदर जब वो राजा बन गए तो उन्होंने पर्शियन एम्पायर को, ईरानियन एम्पायर को पूरा खत्म कर दिया और वर्ल्ड कॉन्कर करने के लिए वो निकल पड़े। 326 बीसी में अलेक्जेंडर जो है वो इंडिया पे हमला करते हैं। सिंध और एटोक वाला जो रीजन है ना जो नॉर्थ वेस्टर्न में भी वो भी पड़ता है, तो वहाँ पे उन्होंने 326 बीसी में अटैक किया, उसको जीत लिया। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसके बाद फिर अभिसार के राजा थे और मतलब उन सारे वो वहाँ पे जो बैटल्स हुई, मतलब उन लोगों ने तो सरेंडर ही कर दिया था। अभिसार के जो राजा थे और एक और राजा थे, मतलब उन लोगों ने सरेंडर कर दिया, बिना लड़े ही वो लोग हार मान गए अलेक्जेंडर की विशाल सेना को देख के, क्योंकि हर बैटल वो ऑलमोस्ट जीते ही थे अलेक्जेंडर जो थे। उसके बाद फिर इनका सामना होता है, जो अलेक्जेंडर किंग जो थे उनका सामना होता है किंग पोरस से, पोरस जो राजा थे उनसे। और किंग पोरस से जो मतलब बैटल होती है 326 बीसी में, इसको झेलम का युद्ध, झेलम नदी को एशियन टाइम से वितस्ता कहा जाता था, तो वितस्ता का युद्ध भी इसको कहा जाता है और इसको हाइडस पीस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वो बैटल होती है। उस बैटल में क्योंकि किंग पोरस जो थे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम तो नहीं था उनके पास, बट कहते हैं ना कि हिम्मत जो होती है, मतलब बाकी सारे किंग्स ने सरेंडर कर दिया, बट राजा पोरस जो थे उन्होंने कहा नहीं मैं लड़ूंगा। उन्होंने लड़ाई करी, बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत ब्रेवरी से लड़ाई लड़ी। वो हालांकि हारे,
बट जो अलेक्जेंडर था वो उनकी ब्रेवरी से बहुत ज़्यादा खुश था कि मतलब जो राजा पोरस है, पुरु जिनको कहा जाता है, कि उन्होंने इतनी ब्रेवरी से लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने उसको मतलब किंग पोरस को बहुत ज़्यादा काइंड, उससे मतलब जेनरस तरीके से उनके साथ बिहेव किया। उसके बाद एक शकला नाम की प्लेस है, झेलम के युद्ध के बाद शकला नाम की प्लेस पे उन्होंने बैटल लड़ी। शकला में भी हालांकि अलेक्जेंडर विक्टोरियस हुए, बट ये जो 2 बैटल्स थी राजा पोरस के साथ, जो झेलम का वितस्ता का युद्ध हुआ, उसके बाद शकला जो बैटल हुई, यहाँ पे मतलब कि इसके बाद फिर मतलब ब्यास नदी के उस पार ना मगध का एम्पायर शुरू हो जाता था। तो ब्यास नदी को क्रॉस करने से जो अलेक्जेंडर की जो सेना थी, उन्होंने मना कर दिया कि जब यहाँ पे जब फ्रंटायर के जो फ्रंटायर मतलब सीमांत को कहा जाता है, सीमांत बाउंड्री, जो क्योंकि भारत की बाउंड्री उधर अफगानिस्तान ये वाला जो अटॉक वाला जो प्रोविंस था जहाँ पे झेलम एक्सेट्रा की लड़ाई हुई थी, तो ये तो फ्रंटायर ही था। उन्होंने कहा कि जब फ्रंटायर के जो किंग्स हैं वो इतने ज़्यादा प्रोस्पेरस हैं, तो मगध का किंगडम क्या होगा आगे, ऐसा ना हो कि हमें मतलब हारना पड़ जाए। तो ब्यास नदी जो है झेलम, ब्यास नदी अलेक्जेंडर की सेना क्रॉस नहीं करती है, वहीं से ही वापस लौट जाती है। मतलब जो 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 किंगडम्स जो है इसने जीते थे अलेक्जेंडर ने, उन सारे किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सारा मतलब इन सारी व्यवस्था को करके 325 BC में अलेक्जेंडर जो है वो वापस लौट जाता है। ऐसा बताया जाता है कि वापस लौटने के बाद 323 BC में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। उस टाइम इसकी एज ओनली 33 ईयर्स थी। 33 साल की उम्र में अलेक्जेंडर जो है बेबीलोन एक जगह है वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद मतलब जो है ये फिर ईरानियन मतलब अलेक्जेंडर का इन्वेजन में इतना ही था। उसके अलावा जब ये अलेक्जेंडर मतलब ये जो है डेरियस का जो इन्वेजन है बिम्बिसार की कॉन्टेम्प्रेरी में, एंड अलेक्जेंडर का इन्वेजन धनानंद की कॉन्टेम्प्रेरी में, किंग धनानंद को उसके बाद उनको सक्सीड करते हैं आगे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद मॉडर्न डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। हालांकि मॉडर्न डायनेस्टी में भी मतलब बहुत सारी मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने सोचा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर अप करेंगे। इसके अलावा बौद्धिज्म जैनिज्म का कॉन्सेप्ट रहता है, तो वो भी कॉन्टेम्प्रेरी ही इनके चलता है, तो उसको मैं सेपरेट वीडियो उस पर भी बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही था, थोड़ा मैंने शॉर्ट ही रखा है वीडियो को। बाकी इसके आगे का जो भी है मतलब मॉडर्न एम्पायर, बुद्धिज्म, जैनिज्म और पोस्ट मॉडर्न पीरियड, फिर उसके बाद गुप्ता पीरियड, वो सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और बाकी जो भी मतलब है कुछ अगर डाउट एक्सेट्रा हो तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच। और कुछ अगर बोलने में मिस्टेक हो गई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर गलत डिलीवर हो गई हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।